और लेकिन नाम जो है वो ज्यादा प्रचलित नहीं था। एक अभी की लेटेस्ट जानकारी भी आपको बता दूं कि बिटकॉइन का जो है वो व्हाइट पेपर जो है वो 2008 के अंदर पहली बार आया था। और अभी रिसेंटली जो है इसी फरवरी महीने के लास्ट कुछ दिनों के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी बिल्कुल फ्रेम करके बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जो है वो लगाया गया है, शायद 25-26 फरवरी के आसपास ही। और तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो ब्लॉकचेन्स है उनको दुनिया भर के अंदर जो है बड़ी अब मान्यता मिल रही है, बड़ी प्रमुखता मिल रही है। और क्योंकि डाटा को स्टोर करने की जो है सबसे सेफ टेक्नोलॉजी ये होती है। अब पहले जो हमारा सिस्टम था डाटा को स्टोर करने का, वो जस्ट सेंट्रलाइज सर्वर्स के ऊपर और नॉर्मल डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता था। और वो सेंट्रलाइज होने की वजह से, मैनुअली डायरेक्टली इंटरप्टेड होने की वजह से जो है वो सिक्योर भी नहीं था, इम्यूटेबल भी नहीं था। कोई भी जो ऑपरेटर है वो भी उस डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। लेकिन ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर डाटा जो है वो अलग तरीके से स्टोर होता है, अलग तरीके से उसका जो है वो सारा मैकेनिज्म होता है। और उसके साथ में एक बड़ी खूबी जो जुड़ी रहती है वो होता है उसका लेजर सिस्टम। तो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ब्लॉकचेन्स की, जहाँ पे तो ब्लॉकचेन जो है वो उसके अंदर नाम के अंदर ही कुछ परिभाषा हमें जो है वो दिख रही है, ब्लॉक चेन। तो यहाँ पे यानी कि जो डाटा है, कोई भी सूचना है, जैसे कोई बैंक का डाटा है या किसी भी चीज का डाटा है, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है। और ये ब्लॉक्स जो है वो एक अदर से चेन से जो है वो एक दूसरे के साथ में बंधे हुए रहते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो ये डाटा को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। जिसके पास में कीज होती है वो इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को सिंपल समझने के लिए और बिल्कुल एक जनरल लेमैन की भाषा में इस चीज को समझाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में बात करता हूं। जैसे आप हम सभी लोग जो है बुक्स पढ़ते हैं, या हमने अपना स्कूल टाइम के अंदर जो है वो नोटबुक्स का भी इस्तेमाल करते थे। और जिसके अंदर हम जो है वो अपनी डाटा एंट्री करते थे, अपना जो है होमवर्क करते थे, अपनी चीजें लिखते थे। और तो वो जो है वो एक तरीके का आप जो है वो डेटा मान सकते हो, बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं, या जो आप नोटबुक के अंदर जो है नोट डाउन करते थे, चीजें लिखते थे, उसको आप जो है वो डेटा मान सकते हो। और पूरी जो नोटबुक है वो एक पूरा डाटा का कलेक्शन है। उसके हर पेज को आप अलग अलग ब्लॉक मान सकते हो। और हर जो ब्लॉक होता है उसके ऊपर जो है खासतौर से बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो है हर पेज के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, 5, 6, 7। नोटबुक के अंदर जनरली जो है वो इस तरह की मार्किंग नहीं होती, हम डालना चाहें तो खुद से जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन, अगर आपकी जो है कोई नोटबुक है, उसके अंदर आपने कुछ डाटा जो है लिखा हुआ है, या आपकी जो है एक तरीके से बात करें कि पर्सनल डायरी है, और उसमें आपने जो है अपनी पर्सनल चीजें लिखी हुई हैं, और वो पूरी की पूरी डायरी किसी को मिल जाती है, तो पूरा का पूरा डाटा जो है उसके पास में एक तरीके से चला गया। और लेकिन ये जो डायरी के जो पेजेस हैं, ये हम बात करें कि इनको अगर आप एक ब्लॉक माने, आपने पूरी डायरी के पेजेस को अलग अलग कर दिया, या पूरी बुक के सारे पेजेस को अलग अलग कर दिया, तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे नहीं रही, डायरी के अलग अलग
पेजेस आपने अलग अलग जगह पे रख दिए, मल्टीपल जगह पे, तो किसी को अगर एक पेज मिल भी गया तो पूरी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली है। अब इस और आपको जब भी डाटा को जो है वो पूरी को एक्सेस करना हो तो आप उन ब्लॉक्स को रीअरेंज कर सकते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। कई बार होता भी ऐसा था कि हमारी कुछ बुक्स जो है ऐसी होती थी जिनकी पेजेस जो है वो निकल जाते थे, और उसको हम फिर जो है वो किस प्रकार से अरेंज कर पाते थे, अगर वहां पे ऊपर सीरियल नंबर नहीं दिया हो तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऊपर जो है वो 5 6 7 8 अगर सीरियल नंबर से लिखा हुआ है ऊपर, पेजेस का नंबर है, तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, उनके अंदर भी डाटा जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक जगह ना होके छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, और हर ब्लॉक का एक हेडर और एक फुटर होता है। पहले ब्लॉक का जो फुटर है वो अगले ब्लॉक का हेडर बनता है। इस इसका फुटर जो है वो इससे अगले ब्लॉक का हेडर बनेगा, और इस तरह से जो है वो ये कनेक्टिविटी इनकी जो है वो तय होती है। और जब भी डाटा को एक्सेस करने की जरूरत होती है तो ये एक सीरियल के रूप में जो है वो एक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद में बात करें कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी होता है। हर ब्लॉक के अंदर जो है कई सारी जानकारियां होती है, टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि वो ब्लॉक कब बना, किस डेट में बना, किस टाइम, किस सेकंड, किस मिनट पे बना, वो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसकी एक इंटरनल बॉडी होती है जिसके अंदर जो है जो डाटा स्टोर करना होता है वो डाटा जो है वहां पे स्टोर होता है। कुछ अलग अलग जो है वो टेक्निकल नाम होते हैं इनक्रिप्टेड लैंग्वेज के, जिसके अंदर जो है वो कोडिंग होके और वहां पे डाटा स्टोर होता है, जिसको क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स कहते हैं। और इसी वजह से जो है वो आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम जो आया है वो भी वहीं से आया है। क्रिप्टो मतलब गुप्त या छुपा हुआ, तो गुप्त भाषा के अंदर जो है वो वहां पे एक तरीके से डाटा जो है वो सारा स्टोर होता है। अब अगली चीज की बात करें कि आपने जो है वो अपने स्कूल टाइम में जो है जो कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं खास तौर से, उन्होंने नेटवर्किंग का नाम सुना होगा। वैन और लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट। तो जैसे जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें एक कंप्यूटर जो है वो मेन सर्वर कंप्यूटर और बाकी स्लेव कंप्यूटर जो है उसके साथ में जुड़े होते हैं, और इसी से जो है वो सारा डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के पास में पहुंचता है। और लैन के अंदर जो है इन जो दूसरे कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं उनको एक तरीके से नोड्स भी कह देते हैं। ये सर्वर कंप्यूटर हो गया और ये बाकी सारे नोड्स हो गए। तो नोड्स के ऊपर भी हम जो है आगे इसके अंदर जो है डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो है कि ब्लॉकचेन के अंदर पहला सिक्योरिटी के लिए डाटा को स्टोर जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में करना। उसके बाद में इस डाटा को स्टोर करने के लिए भी एक जो है अलग तकनीक जो है वो अपनाई जाती है, जिसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली। यानी कि पूरा जो डाटा है वो एक ही जगह न होके मल्टीपल उसकी कॉपीज होती हैं और मल्टीपल जगह वो स्टोर होता है, जिससे कि फिजिकल भी अगर कोई डाटा को नुकसान होने की संभावना हो, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ भी हो गया, तो भी पूरा डाटा जो है वो नष्ट नहीं होता है। और उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है और भी जगहों पे उपलब्ध होती है जहां से उस डाटा को वेरीफाई किया जा सकता है। यानी कि एक ही सूचना अलग अलग जो है बहुत सारे नोड्स के अंदर, बहुत सारे बही खातों के अंदर, बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर वो है। और जब भी एक तरीके से आप शॉपकीपर हैं या आपका एक बिजनेस है और उस पे आपने एक जो है वो अकाउंटेंट रखा हुआ है जो आपके बही खाते मैनेज करता है और अकाउंट्स मैनेज करता है। तो अगर एक ही जगह
और एक ही अकाउंटेंट के पास में अगर डाटा जो है वो सारा नोट डाउन हो रहा है तो उसमें छेड़खानी की भी संभावना है, डाटा लॉस्ट होने की भी संभावना है। ये बही खाते जो है वो आपका अकाउंटेंट मुनीम जो है घर पे ले जाते टाइम रास्ते में खो गया तो भी जो है वो डाटा का लॉस हो सकता है। और दूसरा, उसके मन में अगर कोई गड़बड़ी की भावना आती है तो वो आपके अकाउंट्स के अंदर जो है कुछ गड़बड़ियां भी कर सकता है। लेकिन यही जो है डेली की जो अकाउंट जो बन रहे हैं, आपने मल्टीपल अकाउंटेंट रखे हुए हैं और कम से कम आपका 9-10 जगह जो है वो सेम रिकॉर्ड जो है वो मैनेज हो रहा है। और बाई चांस कोई भी लेनदार या देनदार जो है वो आपके पास में आया और उसने आपको आके कहा कि मैंने आपको 20,000 रुपए देने थे और मैं ये आपको 20,000 रुपए दे रहा हूँ, तो आपने जो है वो एक अकाउंट से चेक किया, इसमें भी आया कि हाँ इसको जो है वो 20,000 देने हैं या 20,000 इससे लेने हैं। दूसरे रिकॉर्ड से भी आपने मैच किया, वहां पे भी यही इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे भी यही थी, यहाँ पे भी यही थी, यहाँ पे भी यही थी। 5-6 आपने बही खातों में चेक कर लिया, इसका मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन सही है। और इस तरह से जो है ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो डाटा का वेरिफिकेशन होके अगले ब्लॉक के अंदर जो है वो डाटा दर्ज होता है। इसीलिए आपने कभी, हो सकता है कि किसी को कोई यूएसडीटी ट्रांसफर किए हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने ट्रांसफर की हो तो वो प्रोसेसिंग में दिखाता है और दिखाता है कि आफ्टर 6 वेरिफिकेशन या 7 वेरिफिकेशन जो है ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यानी कि वो अलग अलग जो है वो लेजर से अलग अलग नोड से जो है उस डाटा को वेरीफाई कर रहा होता है। कम से कम 5-6 जगह से वेरिफिकेशन मिलने के बाद में इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, उसके बाद में जो है वो डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो स्टोर होता है या अगले ब्लॉक के अंदर जो है वो दर्ज होती है। और अलग अलग जगह पे स्टोर होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये मुनीम जो है इसको, जिसने आपसे पैसे लेने थे 20,000, उसने इस मुनीम को जो है वो बहला लिया, फुसला लिया, अपनी बातों में ले लिया, कोई लालच दे दिया और इसको एंट्री करवा दी वहां पे, 20,000 में एक जीरो और लगवा दी, लाख बनवा दिया उसका। और ये आपके पास में मांगने आया। नॉर्मल अगर एक ही जगह रिकॉर्ड होता तो आप रिकॉर्ड चेक करते तो 2 लाख ही उसमें फिगर आता। और लेकिन आपने जो है वो बहुत सारे अलग अलग मुनीम रखे हुए हैं तो आपने डाटा को वेरीफाई किया, दूसरे मुनीम के पास में, तीसरे के पास में, चौथे के पास में, और सभी जगह से इंफॉर्मेशन मिली कि इसका जो है वो 2 लाख की बजाय हम सबके पास में तो 20,000 है, तो वो गड़बड़ी जो है वो पकड़ी जा सकती है। तो इसी तरीके से जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर भी अगर किसी इंफॉर्मेशन को अगर चेंज करना हो तो पूरी दुनिया के जितने भी एक तरीके से सर्वर्स हैं, नोड्स जो है, या सभी यानी कि लेजर्स के अंदर जाके जो है वो उस चीज को एडिट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है वो वहां पे गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। तो अब ये जो है वो डाटा को स्टोर करने का इसी वजह से जो है वो सेफेस्ट मीडियम माना जाता है। और इसी के अंदर एक चीज और अगर हम जोड़ लें कि ये जो अलग अलग जो मुनीम है, किसी के घर पे आग लग गई, उस सारा जो है वो बही खाते जल गए, तो भी आपके पास में मल्टीपल कॉपीज और भी उपलब्ध हैं। इसी तरीके से जो है वो ब्लॉकचेन का डाटा भी जो है मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है, मल्टीपल सर्वर्स के अंदर स्टोर होता है। और आगे आने वाले भविष्य में तो अंतरिक्ष के अंदर भी डाटा सेंटर्स बनने वाले हैं, जहाँ पे अगर हमारे ग्रह को भी कोई नुकसान होता है तो भी डाटा जो है वो सुरक्षित रहने वाला है। तो यहाँ पे आगे चल के हम बात करें नोड्स जिनके अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है, उसके ऊपर बात करते हैं हम। नोड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और दिखते कैसे हैं, इसके ऊपर भी हम बात आज जो है वो करने वाले हैं। तो ये जो अब है, हम इंफॉर्मेशन जो बात कर रहे हैं, इससे पहले की इंफॉर्मेशन जनरली हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास में पहले से हो, और नोट्स के बारे में जो है वो थोड़े से और कम लोगों के पास में जानकारी रहती है। तो नोड बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि
किसी एक कंप्यूटर को भी एक प्रोसेसिंग यूनिट और उसके साथ में कुछ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है, या जैसे हम कंप्यूटर भी कह दें जिसमें एक सीपीयू लगा हुआ है, उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो भी एक तरीके से एक नोड उसको हम कह सकते हैं। और उसके अंदर भी जो है वो डाटा ब्लॉकचेन का भी जो है वो स्टोर हो सकता है। और यहाँ पे नोड पहली बात होते कितने तरह के हैं? एक होता है फुल नोड, एक होता है लाइट नोड, उसके अलावा जो है एक होता है आर्काइव नोड, और उसके बाद डिफरेंशिएशन हम और कह सकते हैं, एक होता है माइनर नोड जो पीओडब्ल्यू ब्लॉकचेन के अंदर है, नोड जो है वो पीओएस वाली ब्लॉकचेन के अंदर होता है। फुल नोड जो है एक बड़ा स्टोरेज वाला प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर, सर्वर जो है, जिसके अंदर ब्लॉकचेन का पूरा सोर्स कोड, पूरी इंफॉर्मेशन जो है, सभी ब्लॉक से रिलेटेड जो है वो डाटा एक ही जो है वो कंप्लीट एक फुल नोड के अंदर जो है वो स्टोर रहता है, जिसको हम फुल नोड कह सकते हैं। पूरी ब्लॉकचेन की पूरी इंफॉर्मेशन, सोर्स कोड, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके सारे ब्लॉक्स वगैरह जो है वो एक कंप्लीट एक जगह जो है वो एक फुल नोड के अंदर जो है वो हो सकते हैं, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी बड़ी होती है, और इसके अंदर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस ब्लॉकचेन से रिलेटेड रहती है। लाइट नोड जो है वो हम सबके हाथ में भी है। अभी आपने जो अपने हाथ में जो मोबाइल पकड़ रखा है जिसपे आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या आप लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं, यानी हाथ में जो मोबाइल है उसमें जो है ब्रिज की वैलेट है जो हमारी इकोसिस्टम का पार्ट है, या आपके पास में उसमें जो है वो टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, मेटा मास्क से पाल, इस तरह का कोई भी वैलेट एप्लीकेशन हो सकती है जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, उसके अंदर आपका जो है लेन देन का डाटा विद हैश जो है वो स्टोर है ऑलरेडी। यानी कि आपका मोबाइल जो है जिसके अंदर आपकी कोई वैलेट एप्लीकेशन है, उस पे भी जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक पेज कह सकते हैं, ब्लॉकचेन नाम की किताब का एक पेज आपके पास में भी है, एक पन्ना आपके पास में भी है, जिसमें कम से कम आपके लेन देन का डाटा तो ऑलरेडी है। तो ये भी जो है वो वेरिफिकेशन के अंदर काम आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में से एक लेजर, कम से कम आपके बही खाते का एक पेज तो आपके पास में भी है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे मैं बेसिकली किसान परिवार से हूं, तो हम जो है वो अर्थ की दुकान जो होती है, अनाज का जो व्यापारी होता है उसके पास में बही खाते में हर किसान का जो है वो खाता दर्ज होता है, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और हर किसान जो है वो अपने पास में भी एक डायरी रखता है। जब भी कोई लेन देन व्यापारी से वो करता है तो वो उसमें एक एंट्री जो है उसमें भी करवा लेता है। तो जो व्यापारी के बही खाते में तो हर किसान का रिकॉर्ड है, वो एक कंप्लीट या फुल नोड कह सकते हैं हम, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है सभी किसानों से रिलेटेड। और लेकिन जो किसान के पास में जो एक छोटी डायरी है जिसमें वो अपनी एंट्रियां करवा के लेके आता है लेन देन की, तो वो एक लाइट नोड भी हम उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर कम से कम उसकी इंफॉर्मेशन तो जो है वो है। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपकी जो वैलेट एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपकी हिस्से की ब्लॉकचेन की जानकारी जो है वो आपके पास में भी एक तरीके से स्टोर है। आर्काइव नोड जो है वो होता है, आर्काइव मतलब एक तरीके से संग्रहालय कह लो, जहां पे पूरी ऐतिहासिक जानकारी शुरू से लेके आखिर तक, और ये फुल नोड से भी कई बार जो है वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, जितने भी चेंजेस हुए हों, अमेंडमेंट हुए हों ब्लॉकचेन के अंदर, जो है कुछ नई चीजें जो है वो जुड़ी हों,
सारा का सारा जो है वो इस आर्काइव के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशंस होती हैं। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे जो माइनर नोड और वैलिडेटर नोड, क्योंकि हमारा भाई जो है वो, हम सभी यहाँ पे जितने भी हैं सारे के सारे शायद जो है वो वैलिडेटर हैं, सब ने फ्रैक्शंस परचेज किए हुए हैं, और हम भी जो है वो एक तरीके से कंबाइनली एक वैलिडेटर नोड जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सी जानकारी लेते हैं माइनर नोड की। और जो माइनर नोड होता है वो पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन के अंदर जो है होता है। कुछ लोग करेंसी के साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं। उस टाइम आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है घर के अंदर हार्डवेयर सेटअप जो है लगा के, कुछ मशीनें लगा के बिटकॉइन की, इथेरियम की वो किया करते थे। और तो यानी कि माइनर नोड जो है उसके अंदर माइनर्स को पूरा हार्डवेयर सेटअप पड़ता है, और उस हार्डवेयर सेटअप के थ्रू जो है वो ब्लॉकचेन्स की ट्रांजैक्शंस को स्टोर करते हैं, वैलिडेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक नया ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में ऐड करने का काम करते हैं। और वहां पे जो है वो इस कार्य को करके उनको माइनर रिवार्ड के रूप में जो है वो उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स जो है वो मिलते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है या जितनी भी प्रूफ ऑफ ब्लॉक वर्क की ब्लॉकचेन होती है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जब आती है तो सबसे पहले वो मीम पूल्स के अंदर आती है। और मीम पूल एक ऐसी जगह है यानी कि जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे ही हुई सबसे पहले वो मीम पूल के अंदर आती है, जहां से माइनर्स जो है उसको उठाते हैं। और जो माइनर सबसे पहले जो है वो मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करता है, वो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करता है, ब्लॉक में ऐड करता है, और उसको जो है वो माइनर रिवार्ड जो है वो बिटकॉइन के रूप में या जिस भी ब्लॉकचेन का वो माइनिंग कर रहा है उसके माइनर रिवार्ड के रूप में उसको जो है वो उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स जो है रिवार्ड के रूप में मिलते थे। और आज भी जो है काफी सारे लोग जो है वो माइनिंग करते हैं, लेकिन अब जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन्स की माइनिंग जो है वो धीरे धीरे करके उतनी पॉपुलर अब नहीं रही है। और अब जमाना आ चुका है पीओएस का, प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां पे एनर्जी कंजप्शन कम होता है, उतने बड़े हार्डवेयर सेटअप लगाने की भी जरूरत नहीं होती जितनी जो है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर होती है। और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो है वो, लेकिन आप एक वेरीफाइड वैलिडेटर हैं, उसके लिए आपको उस ब्लॉकचेन का अधिकार प्राप्त करने के लिए, वैलिडेटर बनने का, उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स जो है वो स्टेक करने होते हैं। बिटकॉइन इथेरियम की ब्लॉकचेन का जो है वैलिडेटर बनने के लिए आपको कम से कम 32 इथेरियम जो है वो स्टेक करने पड़ते हैं। तो 32 इथेरियम मतलब लगभग जो है बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट जो है वो हो जाती है। और उसके साथ में आपको जो है वो हार्डवेयर सेटअप भी चाहिए। इसके साथ में हार्डवेयर सेटअप की कॉस्ट जो है वो मिनिमम 2-3 लाख रुपए से 5-10 लाख रुपए तक हो सकती है। वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बड़ा इशू है 32 इथेरियम जो है वो स्टेक करना। और इसके साथ में खैर जो है वो काफी सारी अलग आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत सारी नॉलेज आपको इसके साथ में चाहिए। तो आप जो है वो इथेरियम का वैलिडेटर नोड भी जो है वो और लेकिन एपीवाई
वहाँ पे भी लगभग जो है वो 3 साढ़े 3% के आसपास ही है, यानी कि आपको वहां से रिवार्ड जो है वो कोई बहुत ज्यादा बड़े वैलिडेटर रिवार्ड्स वहां से नहीं आते हैं, लेकिन इथेरियम की कीमत अच्छी होने की वजह से वो हैंडसम होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग जो है तरीके के हमने नोड्स के बारे में भी जाना है, और वैलिडेटर नोड के बारे में हम भी बात कर रहे थे। वैसे ये नोड जो है वो दिखते कैसे हैं, माइनर नोड है या वैलिडेटर नोड है, क्योंकि हम सभी लोग जो है वो कोई फिजिकल नोड रन नहीं कर रहे हैं, इसलिए और बहुत सारे लोगों को जो है वो नोड की जानकारी नहीं है कि नोड क्या होता है। तो एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल्स के साथ में हम जो है वो इसके ऊपर भी बात करते हैं, नोड्स के ऊपर भी। तो कोई भी ब्लॉकचेन जो होती है उसके डाटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्टोरेज कैपेसिटी तो चाहिए होती है, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है, और पूरा डाटा ब्लॉकचेन का जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिफरेंट नोड्स के ऊपर जो है वो बिखरा होता है। बिल्कुल एक छोटा सा नोड जो है वो आपके हाथ में जो मोबाइल है इसके साइज का भी हो सकता है। एक हार्डवेयर यूनिट ऐसी एक छोटी सी हार्ड डिस्क कह सकते हैं। आप लोगों ने अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क देखी हो, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसा जो है वो एक नोड, छोटा नोड जो है वो हो सकता है। और जो आपके हाथ के अंदर भी आ सकता है, रास्पबेरी पाई जैसे जो है वो छोटे नोड्स भी जो है वो माइनर्स यूज करते हैं, या वैलिडेटर्स जो है वो यूज करते हैं। तो वो बिल्कुल जो है वो 10 बाई 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सा जो है वो हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो एक नोड का काम कर सकता है। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल एक बेसिक यूनिट है। उसके बाद में इससे बड़ी बात करें तो एक सीपीयू जो है, कंप्यूटर जो है जिसके साथ में हार्डवेयर डिवाइस, हार्ड डिस्क, एसएसडी और एचडीडी वो जुड़ी हुई हो, और ये भी एक जो है नोड के रूप में काम कर सकता है किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर नोड के रूप में। ये सेटअप भी जो है वो काम कर सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 कोर कंप्यूटर के प्रोसेसर की हो सकती है। 4 कोर प्रोसेसर हो, 16 GB मिनिमम जो है वो उसकी रैम हो, स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम 2 TB के आसपास हो, 2 TB के आसपास। तो ये भी जो है वो एक ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नोड रन जो है वो कर सकता है। ये बिल्कुल बेसिक की हमने बात की है, बेसिक नोड की। उसके बाद में जो है इससे बड़ी जब हम बात करते हैं नोड की, तो वो नोड आपने जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो है रैक्स देखे हों जिनके अंदर जो है वो बुक्स रखी होती हैं, वैसे ही एक रैक जैसी संरचना जिसके अंदर हार्डवेयर सेटअप लगा होता है, यानी कि हार्ड डिस्क अलग अलग जो है वो लगी होती हैं, बहुत सारे तार इनको कूल करने के लिए, फैंस वगैरह जो है वो इस तरह का जो एक कैपेसिटी जिसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी भी बड़ी होती है, और वो भी जो है वो एक ब्लॉकचेन का माइनर नोड या वैलिडेटर नोड के रूप में काम करता है। तो ये बड़ा नोड सेटअप है। सर्वर के एक छोटे पार्ट को भी यानी कि जो है वो नोड अपन कह सकते हैं। और जो माइनर लगाते थे वो इससे भी बड़ा हार्डवेयर सेटअप जो होता था, जिसके अंदर बहुत सारे जीपीयू जो है वो लगे होते थे, और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन भी चाहिए, कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे पावर सप्लाई चाहिए अनइंटरप्टेड, और साथ में आपके पास में हाई स्पीड जो है वो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो भी अनइंटरप्टेड। अगर आपके पास में नेट कनेक्टिविटी खत्म होती है और आप किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर नोड को रन कर रहे हैं, तो आपके पास में अगर कनेक्टिविटी नहीं हो
और उस टाइम ट्रांजेक्शन्स आपके पास में वैलिडेट होने के लिए आती हैं, तो आपको जो है कुछ जुर्माना भी लग सकता है। उसको कहते हैं स्लैशिंग, और टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं स्लैशिंग, यानी कि आपने जो 32 इथेरियम जैसे स्टेक किए हैं इथेरियम का वैलिडेटर बनने के लिए, उसमें से कुछ काटा जा सकता है, या आपको जो रिवार्ड मिलना है उसमें से काटा जा सकता है। स्लैशिंग यानी कि आपको कुछ जुर्माना भी थोड़ा सा उसमें लगता है आपके पास में, यानी कि हर टाइम हाई स्पीड इंटरनेट और जो है वो बिजली सप्लाई आपके पास में अनइंटरप्टेड यानी कि होनी चाहिए वैलिडेटर नोड रन करने के लिए। और तो लेकिन आप चाहे गूगल पे सर्च करें, आप चाहे किसी एआई टूल की मदद से सर्च करें, और ये प्रैक्टिकली करके भी देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी चीज को तो अच्छा बताता ही है, और गूगल या एआई टूल्स जो है वो एक थर्ड पार्टी के रूप में हमारे साथ करते हैं। वो है वो इंफॉर्मेशन ये ले सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नोड रन करना और किसी दूसरी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नोड रन करना, उसमें कितना फर्क है। ये फर्क जो है वो 19-20 का नहीं है, ये फर्क एक तरीके से कह सकते हैं जमीन आसमान का है। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स अलग अलग मात्रा में स्टेक करने होते हैं। जैसे इथेरियम के केस में मैंने बताया कि 32 इथेरियम जो है वो स्टेक करने होते हैं। कुछ इस चीज को हल्का करने के लिए पूल्स में काम करते हैं, 2 4 5 लोग जो है वो मिलके जो है वो ये काम करते हैं। इथेरियम जो है वो अलग अलग मात्रा में करके 32 इथेरियम कंप्लीट करके, और इसके साथ में जो है वो हार्डवेयर सेटअप भी आपको लगाना होता है, और आपको टेक्निकल नॉलेज भी, सॉफ्टवेयर की नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज, उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चाहिए। और पावर भी चाहिए आपको, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रहती हैं। अगर सोलाना का नोड रन करना हो, सोलाना नाम की ब्लॉकचेन का, तो यहाँ पे आप जो है वो स्टेकिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर जो है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी और हाई स्पीड कैपेसिटी के आपका पास में हार्डवेयर सेटअप होना चाहिए, जहाँ पे बाकी वैलिडेटर नोड रन करने के लिए 4-5 टेराबाइट मिनिमम साइड पे जो है वो आपके पास में स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे वही चीज जो है वो इससे 50-100 गुना बड़ी हो सकती है, 200-300 टेराबाइट से लेके 400-500 टेराबाइट तक। और आपका कम से कम जो है 12 कोर, 12 कोर का जो है वो सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, और 256 GB से ज्यादा का आपका जो है वो रैम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है वो हार्डवेयर का खर्चा बड़ा है सोलाना या वैलिडेटर बनने के लिए। इसी तरीके से अलग अलग जो भी ब्लॉकचेन्स हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन सबके अंदर जो है वो एक तो आपको जो है वो ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स जो है वो स्टेक करने ही होते हैं, और उसके साथ में आपको जो है वो हार्डवेयर सेटअप चाहिए। चलो वो भी आपने लगा लिया, लेकिन टेक्निकल नॉलेज भी उसके साथ में आपको काफी सारी चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी चाहिए, हार्डवेयर की नॉलेज भी चाहिए, और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं। दुनिया के अंदर जो है वो पहली बार नो कोड वैलिडेटर, नो कोड वैलिडेशन प्रोग्राम, वैलिडेटर्स के लिए कोई कोडिंग की नॉलेज होना, कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा काम पहला
जो वैलिडेटर बनने का अपॉर्चुनिटी है वो एक ही ब्लॉकचेन है फिलहाल, जहां तक मेरे को जानकारी है, वो है MST ब्लॉकचेन, जिसके अंदर आपको वैलिडेटर बनने के लिए कोई कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सेकंड, नो कोड, नो हार्डवेयर। आपको कोई घर पे हार्डवेयर सेटअप लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये सारे काम आपके व्याप पे कंपनी, यानी जो हमारी MST ब्लॉकचेन को डेवलप करने वाली, रन करने वाली जो कंपनी है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस जो है वो पुणे के अंदर है, कोहिनूर वर्ल्ड टावर्स के अंदर। तो ये सारा जो हार्डवेयर और कोडिंग और जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ये बैकएंड पे हमारे भी आप पे जो है वो कंपनी देखती है, कंपनी रन करती है। सेकंड, एक और बड़ी खासियत हमारी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का, कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट नोड जो है वो रन नहीं करना पड़ता। आप उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा, आपकी भी हिस्सेदारी, यानी कि एक छोटी सी हिस्सेदारी छोट जो है वो लेके भी आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं। एक छोटा सा फ्रैक्शन जो है, एक सिंगल यूनिट से भी आप जो है इसके वैलिडेटर बन सकते हैं। यानी कि पीछे जो हार्डवेयर सेटअप जो एक तरीके से लगा हुआ है, उसके अंदर एक, ऐसे कह सकते हैं, एक या आधी डिस्क का पैसा जो है वो आप दे रहे हो। इसके साथ में और भी खर्चे जो होते हैं, पावर सप्लाई का, नेट इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, मेंटेनेंस का, और भी सारे खर्चे, यानी कि एक छोटे हिस्से की जिम्मेवारी एक तरीके से आपने ली है, एक छोटे हिस्से का खर्चा आपने वहन किया है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है, MST ब्लॉकचेन, उसके अंदर टोटल 21 नोड जो है वो रहने वाले हैं। बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के ये 21 नोड रहेंगे। और इन 21 नोड्स में से 3 नोड जो है वो कंपनी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खड़ा करके स्टार्ट किया, क्योंकि नोड तो पहले दिन से ही चाहिए होते हैं किसी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। वैलिडेटर्स तो जो है वो बाद में आए हैं। तो 3 नोड जो है कंप्लीट कंपनी के पास में है, जिनको कंपनी की ओनरशिप में, उनको रन करने का और उनके वैलिडेटर रिवार्ड्स भी जो है वो कंपनी के पास में ही जाते हैं। उसके बाद में आगे के जो यहाँ पे 18 नोड जो है वो कंपनी लगा रही है हम सबकी पार्टनरशिप से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो आसान बनाने के लिए हर नोड के फ्रैक्शन कर दिए गए, हर नोड के 70,000 यूनिट्स बना दी गई, जिससे कि एक यूनिट का खर्चा जो है वो 1,000 रुपए के आसपास आ गया, क्योंकि 70,000 फ्रैक्शंस जो है बनाए गए। और एक जो हमारे यहाँ पे जो हार्डवेयर कैपेसिटी का जो नोड और जिसकी लागत की गणना जो है वो लगभग 7 करोड़ रुपए की गई, और शुरुआती लागत जो है। और तो उसको 7 करोड़ की कीमत को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 70,000 से डिवाइड कर दिया उसको, और एक यूनिट का प्राइस जो है वो 1,000 रुपये आ गया, जिससे कि आम आदमी की पहुंच में भी जो है वो एक फ्रैक्शन खरीदना आसान हो जाए।
वो समय अब हमारा लगभग होने जा रहा है। और आज होली के विशेष अवसर के ऊपर जो है वो साथ में हमारे एक साथी जो है वो वॉरियर क्लब भी अचीव किया है, गुरेंद्र सिंह जी, बरेली यूपी से। तो उनको भी मैं हार्दिक यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ वॉरियर क्लब अचीव करने की। और होली के खुशी भरे मौके पे उनका ये जो है वो अचीवमेंट पूरा हुआ है। और गुरेंद्र सिंह जी एक बिल्कुल हंसमुख व्यक्ति, एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं। पर्सनली जो है वो गोवा जाते टाइम मेरे साथ में प्लेन के अंदर हम एक साथ ही सफर कर रहे थे, बिल्कुल हमारी साथ वाली सीटें थी। तो गुरेंद्र जी को जो है वो हार्दिक बधाई हो वॉरियर क्लब अचीव करने की। राज सर अगर यहाँ पे हैं अवेलेबल, तो मैं चाहूंगा कि राज सर जो है वो मीटिंग को एंड तक लेके जाएं और एक बार फिर से जो है लोगों के साथ में होली के कुछ रंग बिखेरें। ओवर टू यू राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आज गुरिंदर सिंह जी का वॉरियर क्लब का अचीव होना हम कॉमन पीपल के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए दोस्तों, हमने शुरुआती दिन से बस सिर्फ मेहनत की है, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी ने आज गुरिंदर सिंह बरेली को वॉरियर क्लब में ला खड़ा किया है। जब तक नोट सेलिंग चलते रहेंगे, वॉरियर क्लब का वह परसेंटेज जो पूरे ग्लोबल का सेल है वह उन्हें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यह आप भी तो अचीव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम मिलते हैं, गुदगुदाते हैं, बात करते हैं पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान। पुनीत जी क्या अवेलेबल है? जी पुनीत जी, क्या आप अवेलेबल हैं? हो सकता है पुनीत जी ने पिचकारी उठा ली है और अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, होली की सारी सारी ढेर सारी बधाइयां आपको। खुश नसीब है हम कि हम भारत की सबसे बड़ी पिचकारी अपने हाथ लिए हुए हैं, और यह है MST 2.0। दोस्तों, वह सतरंगी सारे कलर आपके परिवार को लगातार प्राप्त होते रहे, यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहे। होली के पावन अवसर पर आप सभी के लिए मनोगत व्यक्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी वैलिडेटर्स इसी तरीके से खुशहाल रहे, रंग बिखेरते रहे। और हॉलवीन का महीना नहीं, ईयर है, अभी महीना बाकी है। जब तक आपके दम में दम है, वैलिडेशन प्रोग्राम में आके अपने फ्रैक्शंस को अर्जित करते रहे, क्योंकि इस 8 माह में जो आपको मिलने वाला है वह अगले 19 सालों में आपको टुकड़ा टुकड़ा बटोरते रहना होगा। तो दोस्तों, आज वैलिडेशन प्रोग्राम की इस महत्वाकांक्षा को आप समझने की भली भांति कोशिश भी कर रहे होंगे। आप लोगों को आज संध्या, सांझ, रात 9 बजे के जूम सेशन पर हम रंग बिरंगा प्रोग्राम आयोजित करेंगे दोस्तों, जहां पर हम आप सभी गुदगुदाएंगे, वार्ता होगी, और होली के इस पावन अवसर को हम बहुत ही हटकर मनाएंगे। पुनः मुलाकात होगी संध्या, सांझ, रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।